अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। कल के लेक्चर में थोड़ा तारुफ हुआ था सी लैंग्वेज के बारे में और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि ये लैंग्वेजेस का थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए दिखाया गया है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं और इसकी जैसे कि कल जिक्र हुआ था कि ये इंग्लिश की तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे इंट x इज़ इक्वल टू 5, हमने एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर 5 वैल्यू को स्टोर किया है। इंट y इज़ इक्वल टू 7, तो ये थोड़ा सा मैथ जैसा भी इसमें कुछ लग रहा है, जैसे मैथ की चीज़ें होती हैं। तो मैथ और इंग्लिश का ये मिक्स होता है और हमने x और y को ऐड किया है और इसको सम में स्टोर कर दिया है और इसके वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये तो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज की एक मिसाल है। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। तो कल बताया था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर बाइनरी कोड की जगह पे सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ एक मिसाल है मूव AX5, यानी कि AX एक रजिस्टर वेरिएबल है, इसमें 5 को स्टोर कर देंगे। मूव BX7, तो BX के अंदर 7 को स्टोर कर देंगे। और ये भी नज़र आ रहा है ऐड AX BX, यानी कि AX और BX के कंटेंट्स को ऐड कर दिया जाए। इंटरप्ट 21H, ये भी एक कमांड है असेंबली लैंग्वेज की, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मिसाल है कि ये असेंबली लैंग्वेज का कोड होता किस तरह का है। तो किताब में ये लिखा हुआ है कि ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर सिंबल यूज़ किए थे। तो इसकी मिसाल का मकसद सिर्फ ये है कि आप देख लेंगे असेंबली लैंग्वेज का कोड किस तरह का होता है। तो ज़ाहिर बात है ये बाइनरी कोड है 0-1 की शक्ल में, इसकी निस्बत ये कोड काफ़ी आसान है। तो जो शुरू की लैंग्वेजेस थी पुराने कंप्यूटर्स में, जो कोडिंग होती थी वो 0-1 की शक्ल में होती थी। और आप देख सकते हैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, इसको ह्यूमन नहीं समझ सकते। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। अब आते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो कल जिक्र हुआ था कि लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता। और दूसरी तरफ हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ ह्यूमन समझ सकते हैं और कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार चाहिए, ऐसा कन्वर्टर चाहिए या ट्रांसलेटर चाहिए जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे या असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, कल आपने कुछ देखी थी, C++, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, सबको ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो हमारे पास ये 3 तरह के ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। तो जैसे ये डायग्राम से ज़ाहिर है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कंपाइलर जो है वो तमाम कोड को एज अ होल, यानी कि पूरे कोड को वो एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इस इंटरप्रेटर का जो मतलब होता है वो उसका है मुतरजम, यानी कि तर्जमा करना। तो तर्जमा जब करते हैं, अब लाइन बाय लाइन करते हैं। जैसे कोई आपके दूसरे कंट्री से कोई शख्स आया है और इसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके साथ एक आदमी भी है, उसका काम है वो तर्जमा करके सुनाएगा। तो ज़ाहिर बात है जो भी वो बातें करेगा उसके एक एक फ़िक्रे का, एक एक लाइन का वो अलग अलग तर्जमा करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 1 घंटा बोलता रहे और 1 घंटे के बाद जो है फिर आपको वो क्या बताएगा कि उसने क्या कहा है। तो एक एक लाइन को जो है वो ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। तो ये बस काम दोनों का एक ही है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कंपाइलर एज अ होल तमाम कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। अब ये लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको ये सामने एक मिसाल दिखता हूँ। ये कुछ कोड है और इंटरप्रेटर ये काम कैसे करता है। अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये सारे कोड को एक साथ कन्वर्ट करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन को चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अभी ये कोड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं कोई मिस्टेक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अरेज कर देता हूँ, तो वो साथ ही उसने रेड कर दिया कि साथ ही इसको इंडिकेट कर दिया कि इस लाइन में ये एरर है। मैं अगर यहाँ सेमी कॉलम ख़त्म कर देता हूँ तो वो एरर आगे आ गया। इस तरह मैं इस
स्टेटमेंट को हम कोई गलत नाम दे देते हैं तो वो भी जो ही कोई गलती होती है वो उसी वक्त इंडिकेट कर देता है। तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को उसी वक्त चेक कर देता है, जबकि कंपाइलर सारे कोड को आखिर में एक साथ चेक करता है। तो बेहतर कौन सा हुआ, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेट होती हैं, कुछ लैंग्वेज कंपाइल होती हैं और कुछ दोनों के ऊपर चलती है। तो ये दो फ़र्क है। ऑलराइट जी, तो ये तो कुछ तारुफ हो गया। इसमें हमने 8 बातें पढ़ी हैं। मैं आपको 8 बातें बता देता हूँ। एक दफ़ा इसको समराइज़ कर देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ह्यूमन समझ सकता है, इंसान समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता, और ये 0-1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में हो सकती है। असेंबली लैंग्वेज ये है तो लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर सिंबल इस्तेमाल करते हैं बाइनरी कोड की जगह पे, और इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं, जैसे मूव, ऐड, मल, डिव, सब, ये सब निमोनिक्स हैं। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं असेंबलर। उसके बाद हमने ट्रांसलेटर की बात की थी। ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर जो है वो तमाम कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, और असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और आखिरी बात जो रह गई है वो है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, C++, जावा, फोर्ट्रॉन, उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। और जो कोड लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो कंपाइलर को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये एक और तारीफ होगी। किताब की तरफ आते हैं। तो ये कल का लेक्चर था। कल हमने ये डिटेल से पढ़े थे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और इनकी कुछ मिसालें हैं। अब हम आते हैं डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में किस तरह पूछेगा कि वो हेडिंग आपसे पूछ सकता है कि इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के नाम लिखें, तो आपने इनको बता देना, इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। लॉन्ग में फिर ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको पढ़ते हैं। पहला है ईजी टू लर्न। क्या मतलब हुआ कि इनको सीखना आसान है, क्योंकि ये एक ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक है और इसको सीखना आसान है, ये इंग्लिश की तरह की होती है। नंबर 2, ईजी एरर डिटेक्शन। तो इसमें एरर को तलाश करना और मॉडिफाई करना बहुत आसान है और काफ़ी इसके अंदर सहूलत मिल जाती है कोई भी एरर को ढूंढने के अंदर। नंबर 3, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। इसका जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज है। क्या मतलब है कि ये एक ही तरह का सिंटैक्स है और दुनिया के तमाम प्रोग्रामर्स के लिए इनको समझना आसान होता है, यानी कि एक ही तरह की सिंटैक्स के ऊपर या एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर ये बने होते हैं। और ये एक अदारा है NC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये इसको स्टैंडर्डाइज करता है। सी लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपको C++ सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका सिंटैक्स मिलता जुलता है। इसी तरह अगर आप C++ सीख लेंगे तो फिर जावा आपको सीखनी आसान हो जाएगी, क्योंकि जावा का सिंटैक्स भी C++ से मिलता जुलता है। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप एक लैंग्वेज सीखेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस को सीखना आसान हो जाएगा। नंबर 4, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। तो पुराने वक्तों में जो लैंग्वेजेस थी वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती थी, कि आपको जो भी मशीन है आपको उसके हिसाब से कोडिंग करनी पड़ती थी। हर मशीन का कोड, हर मशीन का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट होता था। लेकिन ये लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर से अपर लेवल पे होती हैं। आपको हार्डवेयर के बारे में कोई इल्म नहीं कि कौन सा है, ये इसी का काम है, ये खुद ब खुद जो है वो उसको मैनेज करती है। तो ये सबसे बड़ी सहूलत है, आसानी है कि डजेंट मैटर कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सी मशीन है, किस पे काम कर रहे हैं, हमें इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी नहीं है। नंबर 5 है मशीन इंडिपेंडेंस, यानी कि मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन से बालातर है
अब वो किसी भी तरह के कंप्यूटर और किसी भी तरह के हार्डवेयर के ऊपर चल सकती है। जैसे सी का जो प्रोग्राम है वो इंटेल और मोटरोला, ये दो बड़ी कंपनियां हैं, मशहूर कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं। हमने इंटेल का नाम सुना है क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है। मोटरोला भी बनाता है, तो ये सी का जो कोड है वो हर तरह की मशीन के ऊपर चल सकता है। नंबर 6 है मोर प्रोग्रामर्स। तो इसके सिंटैक्स आसान है और इसको सीखना बहुत इजी है, तो बहुत से प्रोग्रामर आपको आसानी से मिल जाते हैं। मसलन आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसका जो स्किल है, इसकी जो लेबर है, इसके जो वर्कर हैं, इसके प्रोग्रामर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। नंबर 7 शॉर्टर प्रोग्राम, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ये छोटे होते हैं। यानी कि अगर मशीन लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम लिखा है 100 लाइनों में, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वही काम 10 लाइनों या एक लाइन में कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके प्रोग्राम छोटे होते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।